देखो तब। सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है हर्षिता? यस सर। अच्छा, चलो। तो देखो हमने जो स्टार्ट किया था, यहाँ हमें देखो यहाँ से स्टार्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, अपने आप को म्यूट रखो, म्यूट रखो, म्यूट रखो। देखो, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट mobilize tribal people, farmer, environmentalist and human right activists against the Sardar Sarovar dam being built across the Narmada river in Gujarat। क्या हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक गैर एनजीओ है जो कि बहुत से जनजाति, किसान और पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया था। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, और सरदार सरोवर डैम के बनाया गया था उस पर। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, it originally focused on the environment issue related to the trees that would be submerged under the dam water। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बांध का पानी जो था, बांध के पानी में डूबने, पर्यावरण जैसे सारी चीजें डूबने जैसे स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, recently it has been refocused the aim to enable poor citizen, especially the outies यानी displaced people to get full rehabilitation facilities from the government। इसमें क्या हुआ, इस आंदोलन के माध्यम से सरकार ने इन सभी को, मतलब डिस्प्लेस जो लोग हुए थे इस डैम के, इस प्रोजेक्ट के कारण उनको सुविधाएं देने की बात कही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था, पीपुल फेल्ट दैट सफरिंग फ्रॉम वुड नॉट बी इन वेन। ठीक है, लोगों ने सोचा कि उनकी इस तरीके की बातें व्यर्थ नहीं जाएंगी, एक्सेप्ट दैट ट्रॉमा of displacement, believing the promising of irrigated field and plentiful harvest। ठीक है, और वह इस बात को स्वीकार कर लिए और सिंचाई के प्रसार से वह क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनके पास वो मालामाल हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, so often survivor of Ringham told that they are accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation। तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप को पाया कि ये जो हमने कुर्बानी दी है ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। बट नाउ आफ्टर 30 years bitter being drifted, the livelihood has even been
precarious. They keep asking, are we the only ones chosen to make sufficient sacrifice for nation? अब वो अपने इस 30 साल गुजर जाने के बाद, जबकि उन्हें इस तरीके से कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं और उन्हें जो उनके जो रोजगार की व्यवस्था की जाने की बात की गई थी और उन्हें लैंड प्रोवाइड करने की बात की गई थी कि नर्मदा डैम में जितने लोग फंसे हुए हैं उनको हम अलग से रिहेबिलिटेशन देंगे और उनके लिए हम रोजगार भी प्रोवाइड करेंगे और उन्हें जमीनें भी देंगे। तो ये नहीं हो पाया है। तो अब वो सोचते हैं क्या हम ही लोग इस दुनिया के इस देश के लिए बने थे जो कुर्बानी इस डैम के लिए दिए? समझे? इतनी बातें इस छोटे से स्रोत में कही गई हैं, यानी इस छोटे से सोर्स में कही गई हैं। ये सोर्स किसने दिया है? एस शर्मा, quoted in Valley of the River Tribal Conflict over Development in नर्मदा वैली, ठीक है, ए बाविस्कर 1995, ठीक है। इसका कुल मिला के मतलब ये हुआ कि नर्मदा डैम जब बन रहा था तो लोगों ने अपने आप को डिस्प्लेस इसलिए करने को सोचा कि इससे हमारे देश का भला होगा और जो 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 हमारे 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 लिए और भी जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि हमें एम्प्लॉयमेंट नया मिलेगा, हमें नई जगहों पर स्थापित होने के बाद कुछ जगह अलग अलग टाइप से हमें एम्प्लॉयमेंट की भी सुविधा मिलेगी। तो ये सब अभी तक नहीं हो पाया, लगभग 30 साल गुजर गए, लेकिन उन्हें अभी इस तरीके से उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उन्होंने इस बात को सोचा, क्या देश की कुर्बानी के लिए सिर्फ हम ही लोग बने हुए थे इसके लिए? ये सिर्फ कहने का मतलब है इस लाइन में, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, डू यू नो सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ड ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। सरदार सरोवर डैम जो है वो बना हुआ है नर्मदा रिवर के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्टेड ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स। हाँ ठीक है, ये जो सरदार सरोवर डैम है यह 4 स्टेट के ऊपर कवर करता है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा राजस्थान। द सरदार सरोवर would meet the requirement of water drought prone and desert area Gujarat 9,490 villages and 173 towns and Rajasthan 124 villages। यह कवर करता है सारे जो तुम्हारे जितने भी मरुस्थलीय भाग है और सूखाग्रस्त गांव है जितने, जो कि गुजरात में है और राजस्थान में है। विलेजेस कितने हैं? 9,490 विलेजेस और 173 टाउन गुजरात में, और राजस्थान में 124 विलेजेस जो कि ड्रॉट एरिया है, ठीक है। ड्रॉट प्रोन है मतलब कि एक तरीके से सूखाग्रस्त है और मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया है, उनके लिए यह वरदान सिद्ध होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? हर्षिता, हर्षिता, यस सर। समझ में आ रहा? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, और बताओ किसी को कोई समस्या अभी तक यहाँ तक? चलो अब देखो इरिगेशन जो किस तरीके से ये समझ में, देखो लिखा हुआ है इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर एक्सटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब क्या हुआ कि जो
सिंचाई के साधन जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इस तरीके से हमारे जो डैम इस तरीके से बने हुए हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि फार्मर की शिफ्टिंग और वो कॉमर्शियल क्रॉप्स और जो बहुत ज्यादा वाटर अपने साथ लेते हैं, वाटर इंटेंस लिखा है ना, मतलब जो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेन करते हैं, वैसी क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स हम लोग ज्यादा उगा रहे हैं, जो हमारे लिए सिंचाई के साधन बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, दिस हैज ग्रेट इकोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सैलिनेशन ऑफ सॉइल। इससे क्या हो रहा है कि सैलिनिटी सॉइल में बढ़ रही है, सैलिनिटी सॉइल में बढ़ रही है। एट द सेम टाइम it has transformed to the social landscape, that is increased the social gap between richer land downer and land poor। इस तरीके से अमीर और गरीब में और भूमि मालिकों ने सामाजिक दूरी बढ़ाकर अपनी परिदृश्य बदल दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि जैसे बहुत ज्यादा हम लोग जब सिंचाई के साधन हमें मिल गए हैं, डैम्स हम बन चुके हैं और उसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं, और सिंचाई में भी हम किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, हम उन सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जल यानी वाटर का यूज है, वाटर डेंस है, या फिर बहुत ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप्स हम उगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी सॉइल में सैलिनिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो, at the same time it has transformed the social landscape, that is increased the social gap between richer land owners and land less poor। As we can see, the dam did create conflict between people wanting different use and benefits from the same water sources। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ है, बांध के अलग अलग उपयोग करने से, मतलब डैम के अलग अलग उपयोग करने से सबके अलग अलग बीच में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है। ठीक है, अब देखो, इसी का एग्जांपल दिया है, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्म वर agitated and almost caused the right over the higher power priority given to the water supply in urban areas। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये साबरमती की जो पहले बेसिन हुआ करती, ये सूखे के दौरान यह क्या करती थी, इसमें ये देखो, साबरमती जो रिवर है, यह सूख चुकी हुई नदी है, जो पहले राजस्थान की तरफ बहती हुई, उत्तर प्रदेश में बहती हुई इलाहाबाद के पास मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन उसके जल आपूर्ति के कारण न हो पा रहने के कारण ये सारी चीजें इसमें जो है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट लोगों में पैदा करती है। ठीक है, और इसमें यही लिखा हुआ है। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट के कुछ और एक एग्जांपल में दिया हुआ है। डू यू नो दैट कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट is due to objection raised by Karnataka, Andhra Pradesh government. It is regarding to the diversion of more water and Koyna by Maharashtra government multi-purpose project। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा जो विवाद शुरू हुआ था, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो था, डिस्प्यूट जो था, वह कोयना जल विद्युत के कारण बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब ये जो नदियां हैं, ये नदी है, इसमें से बाढ़ जब बढ़ जाती है तो डैम से, कृष्णा डैम से छोड़ दी जाती है, जिससे अदर स्टेट में पहुंचकर वहां बाढ़ ला देती है। तो इस तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा जल विवाद उत्पन्न हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट
आ जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है दिस वुड बी रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेटस एट विथ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इन राज्यों में पड़ने वाले निचले हिस्से में जल का प्रवाह कम हो जाने पर क्या होता है, अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोयना जो जगह है, कोयना रिवर, जो कोयना जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र पर, ये कृष्णा और गोदावरी पर बनी हुई है। इनकी वजह से जो फ्लो ऑफ द वाटर होता है कभी कभी रुक जाता है, तो तब अगले स्टेट में प्रॉब्लम हो जाती है। और जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के कारण उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो वो बाढ़ का पानी सीधा अगले स्टेट में जाकर बाढ़ ला देता है। तो इन सारी चीजों से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट यानी जल विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अंडर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जनरेट हो जाता है, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो हमारे डैम प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा, कभी कभी क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते जाते क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करते हैं, और उनमें जब पानी ये भर जाता है फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो वो दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे वो बहुत ज्यादा वाटर डैम वाटर वाटर बहुत ज्यादा के फैलने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा हम पीपुल्स के जितने भी हमारे जो पीपल जो होते हैं, हमारे लोग होते हैं, उनकी हानि होती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं और जान माल का भी नुकसान होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब देखो इस मैप में समझने वाली जो बात है, इसमें देखो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कहाँ पर कौन कौन सा डैम है एक बार देख लिया जाए। देखो ब्यास रिवर पर भाखड़ा नंगल है, ठीक है। चंबल रिवर पर कोटा बैरेज है, ठीक है। चंबल पर ही राणा प्रताप और गांधी सागर है। सोन रिवर पर बिहंदबाद है, ठीक है। इसी तरीके से महानदी पर हीराकुंड है। गोदावरी पर प्रवारा है, ठीक है। कृष्णा रिवर पर कोयना है, ठीक है। और इस पे ही नागार्जुन सागर है, ठीक है। कावेरी पर मेत्योर है। फिर उसके बाद एक पेरियार डैम बांध है। इस तरीके से इंडिया में बहुत सारे बांध बने हुए जो कि हमें एक समरी में करना होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अभी तक कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी तो बताओ। नीतू, अंकित, लवकुश, कनिष्का, जगमोहन, सभी को समझ में आ रहा है? यस लवकुश, सर। अभिषेक, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं। देखो इसमें most of the objections of to the project arose due to the failure of achieve the purpose for which we they were built। क्या होता है, कभी कभी जो नदी परियोजनाएं हैं वो, यानी ये जो बांध मतलब ये डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनके जो एरोज मतलब इनके जो फेलियर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। आई ironically that the dam there were constructed to the control flood have triggered flood due to the sedimentation in the reservoir। इसमें क्या होता है कि
जो डैम होते हैं उनमें उनसे बाढ़ तो नहीं, जो उनसे फ्लड जो है वो तो एक तरीके से रुक जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो रिवर पे हम जो डैम बनाए हुए हैं वो वहां से एक तरीके से सारी जो सेडिमेंट्स वो लाए रहते हैं ना, तलछट जो एक तरीके से लाए थे, सेडिमेंट्स जो लाए रहते हैं वो उसी जगह जमा होने लगता है। जो कि पहले क्या होता था, जब डैम नहीं था तो वो नदियों के सहारे बहते 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 अन्य नदियों से मिलते मिलते हुए सारी जगहों पर चली जाती थी। ठीक है, अब क्या होता था, मोर ओवर द बिग डैम, the dam that constructed to control the flood have been triggered to flood sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dam have mostly has been unsuccessful controlling flood at the time of excessive rainfall. अब क्या होता है, जो बड़े बड़े डैम्स बने होते हैं वो बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो क्या होता है, वो कई बार फ्लड को रोकने में नाकामयाब हो पाते हैं। ठीक है, इसका ही एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। यू मे हैव सीन you may have seen or read how the release of water dam during the heavy rainfall aggravated aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. 2006 में जब महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा देखी गई थी तो वहां पर किस तरीके से भारी नुकसान हुआ था इसके बारे में बताया गया है। The flood have only devastated the life and property but also caused extensively soil erosion. ये क्या था, उसने न सिर्फ बाढ़ को बहुत ज्यादा विकट बनाया बल्कि उसने बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, मृदा अपरदन जो होता है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ाया। कैसे क्या हुआ, जब 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 डैम में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो वो ओपन कर दिया जाता है और चारों तरफ वो पानी बह जाता है, जिससे वो सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होते हैं वो उनको भी बहा कर लेके चले जाते हैं, जिससे सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब देखो, the flood have not only devastated the life and property but ये केवल लाइफ को ही नहीं प्रॉब्लम किया, यह लोगों के प्रॉपर्टी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बट ऑल्सो एक्सटेंसिव द सॉइल इरोजन भी वह किया। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट और नेचुरल फर्टिलाइजर। ठीक है, अब जो हमारे लिए इस तरीके से फ्लड प्लेन्स में जो हमारे सिल्ट जो थे वो भी एक तरीके से जो बह के फिर जाके छोड़ के चले आते हैं, उससे क्या होता है, अननेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग द प्रॉब्लम्स टू द लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देती है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट induced earthquakes cause waterborne disease and pests and pollution resulting from excessive use of water. अब देखो, यह भी माना जाता है कि जो डैम्स हैं, जितने भी डैम हैं, इनके रहने से क्या होता है, हमारे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, यानी अर्थक्वेक के आने की संभावना बढ़ जाती है। और वाटर स्टोर होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो वाटर बोर्न डिजीज है वो बढ़ जाती है। फसलों में, मतलब क्रॉप्स में क्या होते हैं, क्रॉप्स में बहुत ज्यादा कीटाणु लगने के डर रहते हैं और कुछ वाटर पोल्यूशन भी होने का खतरा रहता है। ठीक है,
इतनी बातें क्लियर हो गई? लवकुश समझ में आ रहा? लवकुश, अब हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा भी था और मैंने इसमें डिटेल्ड नोट्स भी लिखवाए थे। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? Many thought that given advantage and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternate, but both socio-economical and environmentally। क्या होता है, ये जो डैम प्रोजेक्ट है ये बहुत मतलब सामाजिक रूप से भी और सामाजिक और आर्थिक रूप से भी और हमारे लिए जो इन्वायरमेंटली रूप से भी बहुत ज्यादा अच्छे विकल्प हैं। ठीक है, लेकिन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्या है इसमें समझो। इन एशियंट इंडिया अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड hydraulic structures, there exists an extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rain, rhythms and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater। इसमें क्या हुआ कि प्राचीन समय में जो हमारे एशियन टाइप में लोग थे, उन्होंने अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से जो रेन वाटर जो होते थे उनको भी स्टोर करने के लिए बहुत से चीजें बनाई थी। ठीक है, इसमें कुछ ये जैसे ये दिया हुआ है कि आपने देखा होगा, ये देख रहे हैं ये डायग्राम, ये रिचार्ज थ्रू द हैंडपंप। यहाँ पर रेन को वाटर से यहाँ छत पर एक तरीके से बनाया गया और यहाँ छत पर पूरा बनाया गया, छत पर रेन एक तरीके से इकट्ठा होता गया, यहाँ से धीरे धीरे पाइप में होते हुए यहाँ पे कुछ हमने इस तरीके से अलग एक स्टोरिंग बनाया, फिर यही से पानी स्टोर चलते हुए ये हैंडपंप में जाकर इंटरनल रिसोर्सेज में चला जाता था। इस तरीके से जब हमें जरूरत होता था तो हम ये नलकूप के माध्यम से यानी इस हैंडपंप के माध्यम से पानी एक निकाल लिया करते थे। कुछ ये कारण हुआ और ठीक है, ये हैंडपंप से निकालने का एक कारण था। अब दूसरा जो इसी में दिया हुआ है वो है ये देखो, रिचार्ज थ्रू द एबंडेंट डग वेल। अब क्या होता था, इसमें भी रेन वाटर को ऊपर ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा स्टोर कर लिया जाता था, स्टोर से करके पाइप्स के माध्यम से इनमें वेल में कुओं में ही डायरेक्ट पानी छोड़ दिया जाता था, जिससे ये पानी जाके अंदर सुरक्षित रहता था और जब जरूरत पड़ती थी तो वेल के माध्यम से हम निकाल लिया करते थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? तो हमारे एशियन टाइम में भी लोगों ने बहुत टेक्निक्स जनरेट की थी जो कि बहुत रेन रेन को बचा के रखने के लिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके एक तरीके से संजो कर रखने के लिए। ठीक है,
ड्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से बचा के रखते थे। और देखो इसके बाद लिखा हुआ है, पीपुल हैड इन डेप्थ knowledge of rainfall, techniques and soil types and developed wide-ranging techniques to the harvest rain। उनके पास कई प्रकार के लोगों के पास इन रेन्स को बचाकर रखने के लिए बहुत गहरा ज्ञान था। ठीक है, फिर उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, ground water, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs। ठीक है, इसमें क्या होता था, वो कुछ न कुछ जैसे ग्राउंड वाटर को बनाने के लिए और नदी जल को हम किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं और बाढ़ के पानी को किस तरीके से हम अपने यूज कर सकते थे, ये सारी चीजें हमारे एशियन टाइम में भी यूज होती थी। ठीक है, उस तरीके से बनाए जाते थे। तो अब देखो इसमें देखो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, in hill and mountains region people build diversion channel like pools and pools। इसे अंडरलाइन कर लेना, pools and pools। ठीक है, इन द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। क्या होता है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पुल और पुल टाइप की कुछ जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे जिनसे नदियों की धारा बदलकर हम लोग सिंचाई करते थे इन वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, एग्रीकल्चर के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो अब ये देखो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस इन द स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। अब ये जो रूफ टॉप यानी छत पर जल वर्षा जो हम लोग जो छत से हम लोग वाटर इकट्ठा करते थे, ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस है इसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पर्टिकुलरली इन राजस्थान। राजस्थान में यह बहुत ज्यादा यूज होने वाला रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्क करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा राजस्थान में प्रैक्टिकली बात है। इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपुल डेवलप इंड्यूडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड। अब जो कि पश्चिम बंगाल में है, वो बाढ़ के मैदान में लोग खेती करके वहां पे अपना कुछ चैनल्स बना करके वो इरिगेट किया करते थे अपने फील्ड को। ठीक है, अब इसके बाद इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू द रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर द अलाउड टू द वाटर स्टैंड मोशन इन द सॉइल लाइक खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहास इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब जैसे एरिड रीजन में और सेमी एरिड रीजन में क्या होता था कि वर्षा के जल को ये लोग एक तरीके से गड्ढे में रख लेते थे, तालाब टाइप का बना लेते थे, ताकि वहां पे सॉइल्स को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं या सिंचित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो राजस्थान में कुछ कुछ जो नाम हुआ करते हैं वो क्या हुआ करते हैं, नाम इसको भी हेडलाइन कर लो, खादिम्स और जोहड़। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना। ठीक है, लवकुश, हर्षिता, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है? हर्षिता, जगमोहन, Yes, sir. समझ में आ रहा है जगमोहन?
चलो अब देखो, in the arid region of Rajasthan, particularly in Bikaner, फलोदी और बाड़मेर में, ठीक है, क्या होता था कि ऑलमोस्ट देयर हाउसेज इज ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकाज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि सेमी एरिड और एरिड रीजन में जो राजस्थान में है, वहाँ बीकानेर और फालोदी और बाड़मेर में यहाँ पर हाउसेस में एक ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए जाते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, टंकास कहते थे। और यह बहुत बड़ा बिग रूम हुआ करता था। यह करीब जो होता था फालोदी में, यह 6.1 मीटर डीप, 4.27 मीटर लॉन्ग और 2.44 मीटर वाइड हुआ करता था, ठीक है। The tankas were a part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system were built inside the main house or country courtyard, ठीक है। इससे क्या होता था, यह आंगन में बना हुआ करता था और छतों की पाइप के माध्यम से जुड़ा होता था, जिससे बारिश का पानी इन भूमिगत टंकों में पहुंच जाता था, ठीक है। Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and store their underground tankas. इन पाइपों के माध्यम से यह जो रेनफॉल है, वह इन टंकास में जाकर स्टोर हो जाया करता था, ठीक है। इसके बाद क्या बात है, देखो, the first step of the rain was usually not collected as there would clean roof and the pipe. क्या होता था, वर्षा का जो पहला जल जल छत और नलों को साफ करने के लिए प्रयोग होता था और उन्हें संग्रहित नहीं किया जाता था, उन्हें एक तरीके से कलेक्ट नहीं किया जाता था। जो फर्स्ट बारिश हुआ करती थी उससे सफाई की जाती थी और उनसे ही इन्हें लिखा जाता था, ठीक है। द रेन वाटर फ्रॉम सब्सिक्वेंटली shower वन देन कलेक्टेड, ठीक है। और इसके बाद होने वाले वर्षा को ही इस तरीके से बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जाता था। अब देखो जो टंकास के बारे में दिया हुआ है, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन देयर टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इन एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल दे सोर्स आर ड्राइड अप, ठीक है। टंका का हम उपयोग इसलिए तब करते थे जब अगली वर्षा ऋतु तक किया जाता था, ठीक है। और इसके जो पानी है उसको हम जल को पीने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते थे। कब? जब बहुत ज्यादा ड्राइड मौसम रहता था या बहुत ज्यादा ग्रीष्मकालीन मौसम हुआ करता था, ठीक है। Fortunately, in many parts of the rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to stores and conserve water, ठीक है।
particularly in the summer, rainwater and palar pani, as commonly referred to in these parts, is considered as purest form of the natural water. Many houses constructed the underground room adjoining Tanka to beat the summer heat in keep it to room cool. इसमें क्या होता था कि वर्षा जल में हम क्या कहते थे, वर्षा जल या पलार पानी भी कहते थे, इन्हें कहा जाता था। अब कुछ क्या होते थे कि इन्हीं टंकों के आसपास कुछ भूमिगत कमरे बना दिए जाते थे, अंडरग्राउंड रूम्स बना दिए जाते थे। इससे ये कमरे बहुत ठंडे रहते थे और जो समर टाइम हुआ करते थे तो लोग गर्मी से बचने के लिए इन रूमों में रहा करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो। रेन रेन वाटर रेन rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong। ये रेन टॉप वाटर जो है यह बहुत मेन प्रैक्टिस या कॉमन प्रैक्टिस में लाया जाता है मेघालय में, क्योंकि इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड मासिनराम situated in the distance of 55 kilometers from the Shillong received the highest rainfall in the world। ठीक है, यह 55 किलोमीटर अवे है कहाँ से, म्यांमार और चेरापूंजी से, जो कि बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। लेकिन फिर भी द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन जो फिर भी ये शिलोंग है वह बहुत वाटर शॉर्टेज प्राप्त करता है। नियरली हाउसहोल्ड इन सिटी हैज अ रेन टफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। नियरली 15% ऑफ the total water requirement of the household come from rooftop water harvesting। ठीक है, इस तरीके से जो ये है ये 15 से 25 रूफटॉप वाटर हाउसहोल्ड को कर एक तरीके से यूज कर लिया जाता है। Today's in the Western Rajasthan, sadly, the practices of rain-tough water harvesting is on decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. Through the house still maintain their tankas since they do not like days to tap water। देखो, इंदिरा गांधी कैनाल के आ जाने के कारण जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वह अब इन टंकास का प्रयोग कम कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी टंकों के ऊपर एक तरीके से निर्भरता अपनी रखे हुए हैं, और क्योंकि उन्हें नल का पानी पसंद नहीं है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन इंडिया रेन टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। ठीक है, लेकिन आज भी बहुत से गांव और शहरों में ये जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है रेन टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखो, इन गंटूर A remote backward village in Mysore, Karnataka, village has installed। ठीक है, मैसूर में स्थित एक गंडूर गांव में है जहां पर ये व्यवस्था हुई है। गांव के nearly 200 household has installed this system and the village has earned rare distincts of being rich rain water। ठीक है, इस तरीके से ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यह जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हाउस होल्ड एक तरीके से डिस्टिंक्ट किया गया है। यह बहुत
इस गांव में लगभग 200 से ज्यादा घरों के लोगों ने इस क्षेत्र में अपना बनाया है। ठीक है, और इस गांव में बहुत ज्यादा इस मामले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा। ठीक है, इस गांव ने हर वर्ष लगभग कितना 1000 mm प्रिसिपिटेशंस को एक्सेप्ट किया है। 80% ऑफ कलेक्शन टू द एफिशिएंसी and 10 fillings. Every houses can collect their uses to 5,000 liter of water annually from the 200 house. The net amount of rainwater harvesting annually amount to the 1,000 liters. ठीक है, अब देखो एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, द तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to the all the house across to the state. There are legal provision to punish the defaulters. तमिलनाडु जो है एक ऐसा राज्य बन गया है जो कि हर जगहों पर क्या रेन को रेन टॉप वाटर हार्वेस्टिंग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इन्होंने एक तरीके से आवश्यक कर दिया है, बहुत ज्यादा कंपलसरी कर दिया है। और जो नहीं मानता इस बातों को, उन डिफॉल्टरों को वो पनिश भी करते हैं और लीगल एक्शन भी लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक लास्ट पॉइंट ये दिया गया है, बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? इन मेघालय 200 एयर system tapping system are spring water use bamboo pipes prevalent after 120 to 200 liters into the bamboo pipe system and get transported over 100 of meters and finally reduce 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. ठीक है, यह इस तरीके से ये 200 साल से पुराना एक ड्रिप इरिगेशन मेथड है जिससे कूद कूद करके हम एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन किया करते हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से हम कनेक्ट करके बॉम्बू का यूज करके हम इस तरीके से पाइप के माध्यम से हम अपने क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। ठीक है, पिक्चर 1 देखो, पिक्चर 1 ये रहा। Bamboo pipes are used to divert the perennial spring on the hilltop of the lower reaches by gravity. Picture 2 and 3rd. Give 2 and 2nd. The channel section made of bamboo diverted water to the plant site where it disrupted into the branches again made and led to different form of bamboo pipes. The flow of water into the pipes controlled by manipulating the pipe positions. ठीक है, इस तरीके से आपका ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्लास में हम सभी कहाँ चले गए? क्लास के बीच में तो सभी चले गए। अर्षिता समझ में आया था? नीतू, रोहित, देवांशु, करण, आदित्य,
करण आदित्य, हर्षिता, समझ में आया? रोहित, रोहित, यस सर। रोहित, आवाज आ रही? यस सर। बीच में चली गई थी आवाज क्या? सर आ रही थी आपकी, बट मेरी नहीं जा रही थी आपके पास शायद। अच्छा, करण आदित्य और सभी सबको समझ में आ गया इतना? इस तरीके से आपका ज्योग्राफी का 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके होमवर्क होमवर्क के क्वेश्चन सभी लगा लेना, और 14 तारीख को कॉपी आप लोग को चेक होने के लिए आएंगी, तो होमवर्क कर लेना। 2 चैप्टर के मैंने आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे, उसे नोट डाउन कर लेना। 2 चैप्टर के भेज दिए थे ना, आज तीसरे चैप्टर का भी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आज जो है 3rd चैप्टर भी आप लोग कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग पहला चैप्टर लेके रहिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। रोहित, करण आदित्य, करण, यस सर। तो तुम नेक्स्ट में क्या लेके आना है? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास यस कितने सर। में चलेगी? हाँ, नेक्स्ट क्लास में पॉलिटिकल साइंस लेके आना है। ठीक है, अब टाइम लगभग हो गया है, चैप्टर भी कम फिनिश है। इस तरीके से आप लोग अपना तीसरा चैप्टर भी कर लीजिएगा। जहां कोई सॉल्यूशन की जरूरत होगी मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज मैं देख लूंगा। ठीक है, आज मैं भेज दूंगा। ओके, ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, और ओके सर। पढ़ाई की जरूरत है तो बताओ। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय।